हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन में कौन सा आइटम कहाँ पे आने वाले हैं ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, प्लस एडजस्टमेंट्स का दो इफेक्ट कहाँ पे आएगा वो भी मैंने लिख के रख दिया है। देन जिस भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको मैंने टिक भी कर लिया है। तो सब को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और कुछ आइटम है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रख लिया है। तो सम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक कैपिटल आने वाला है लायबिलिटी में, तो इसको लायबिलिटी में लिख लेंगे। नेने का जो कैपिटल है वो है 15 लाख और काने का जो कैपिटल है वो है 10 लाख। तो इसको लायबिलिटी में लिख लेते हैं कैपिटल को। तो पहले कैपिटल हेडिंग दे देंगे, उसके बाद नेने का कैपिटल लिखते हैं। सो नेने का कैपिटल है 15 लाख, उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। एंड कैपिटल के लिए हमेशा 4 लाइन छोड़ना होता है, तो नेने के कैपिटल के लिए मैंने 4 लाइन छोड़ दिया है। देन काने का कैपिटल लिखेंगे। काने का कैपिटल है 10 लाख एंड इसके लिए भी 4 लाइन छोड़ देना है। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है फिर सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स आएगा एसेट में एंड इसका अमाउंट है 4,50,000 एंड डेटर्स को टिक किया हुआ है और इसको 2 टिक है, तो इसका अमाउंट लिखेंगे हम लोग इनर कॉलम में। तो डेटर्स को एसेट में पहले लिख लेते हैं, अमाउंट आ जाएगा इसका इनर कॉलम में 4,50,000 एंड इसको 2 टिक है, तो पहले टिक के लिए 1 लाइन छोड़ेंगे और दूसरे टिक के लिए 2 लाइन। डेटर्स के बाद देखते हैं क्या है। सो डेटर्स के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स आने वाला है लायबिलिटी में, अमाउंट है इसका 3 लाख एंड इसको टिक नहीं किया हुआ है। टिक नहीं किया हुआ है तो अमाउंट इसका लिखेंगे आउटर कॉलम में। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आ जाएगा और इसका अमाउंट आ जाएगा इन आउटर कॉलम में क्योंकि टिक नहीं किया हुआ है। क्रेडिटर्स के बाद है फिर रेंट। रेंट आने वाला है पीडी में, अमाउंट है इसका 10,000 एंड इसको टिक किया हुआ है, तो इसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। तो रेंट लिख लेते हैं पीडी में, अमाउंट इनर कॉलम में आ जाएगा क्योंकि टिक किया हुआ है और 1 लाइन छोड़ देंगे। पर इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, तो हिडन एडजस्टमेंट को तो हम लोग को उसी टाइम सॉल्व कर लेना है। तो रेंट जो 10 मंथ्स का मैंने पे किया है 10,000, 10 मंथ्स का अगर 10,000 है दैट मीन्स 1 महीने का 1,000 हो जाएगा। तो 10 मंथ्स का ही पे किया है, मतलब 2 मंथ्स का रेंट अभी भी मुझे पे करना बाकी है। तो 2 मंथ्स का हो जाएगा, तो 10,000 डिवाइड बाय 10 इज 1,000, तो ये हो गया 1 महीने का, और 1,000 इंटू 2 इज 2,000, तो ये हो गया 2 महीने का। तो 2 महीने का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड हो जाता है, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है और आउटस्टैंडिंग रेंट का पहला इफेक्ट रेंट में ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा लायबिलिटी में। तो इसका ये हिडन एडजस्टमेंट भी इसी टाइम सॉल्व कर लेते हैं। तो रेंट में ऐड कर लेंगे 2,000 रुपीज़, ऐड आउटस्टैंडिंग 2,000, तो 2,000 ऐड हो गया तो ये 12,000 हो गया, और दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा लायबिलिटी में। तो दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में लिख लेते हैं, अमाउंट है 2,000। देन नेक्स्ट है रेंट के बाद ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी मैंने टीडी में लिखा हुआ है, बस उसका अमाउंट हमें लिखना होगा। तो इसका अमाउंट लिख देते हैं, आउटर कॉलम में आ जाएगा इसका अमाउंट 5,35,500। देन स्टॉक के बाद है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस आएगा एसेट में, अमाउंट 8,50,000 है एंड इसको टिक नहीं है, तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे आउटर कॉलम में, प्रीमाइसेस एसेट में लिखेंगे, आउटर कॉलम में इसका अमाउंट आ जाएगा 8,50,000। नेक्स्ट है फिर प्रीमाइसेस के बाद सैलरीज, और सैलरीज आने वाला है पीडी में एंड इसको टिक किया हुआ है, टिक किया है तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे इनर कॉलम में। तो सैलरीज लिख लेते हैं पीडी में, अमाउंट इनर कॉलम में आ जाएगा 50,000 अमाउंट है एंड एक टिक किया है इसको, तो एक टिक के लिए 1 लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट आइटम है फिर सैलरीज के बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट भी पीडी में आएगा, बट एक्चुअली यहाँ पे 2 अमाउंट दिया हुआ है, 800 एंड 950। डेबिट में है 800 और क्रेडिट 950। तो ये जो डेबिट वाला अमाउंट है वो तो आएगा पीडी में, बट क्रेडिट में जो दिया हुआ है 950 ये आ जाएगा
पीसी में, तो इसको लिखना होगा पीसी में। तो डिस्काउंट दोनों जगह आने वाला है, पीडी में भी आने वाला और पीसी में भी आने वाला है। तो इसको लिख लेते हैं पीडी और पीसी में। टू डिस्काउंट लिख लेंगे, पहले पीडी में लिख लेते हैं। टू डिस्काउंट अमाउंट है 800, आउटर कॉलम में आएगा। और एक और डिस्काउंट है जो पीसी में आने वाला है, तो इसको पीसी में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट, अमाउंट है 950। द नेक्स्ट आइटम है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल आने वाला है एसेट में एंड इसको टिक किया हुआ है, तो इसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में। तो मोटर व्हीकल लिख लेते हैं एसेट में, अमाउंट इसका आ जाएगा इनर कॉलम में क्योंकि टिक किया हुआ है, और एक टिक है तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। मोटर व्हीकल के बाद है सेल्स। सेल्स ऑलरेडी मैंने टीसी में लिखा हुआ है, तो बस उसका अमाउंट हमें लिखना होगा। तो इसका अमाउंट लिख देते हैं सेल्स के यहाँ पे, एंड सेल्स का अमाउंट है 8,40,500, इनर कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है परचेज। परचेज भी ऑलरेडी मैंने टीडी में लिखा हुआ है, तो बस उसका अमाउंट लिख लेंगे एंड इसका अमाउंट है 6,40,500। परचेज के बाद है फिर वेजेस। वेजेस आ जाएगा टीडी में, अमाउंट 10,000 है, इसको भी टिक किया हुआ है। टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे इनर कॉलम में। टू वेजेस इनर कॉलम में आ जाएगा और अमाउंट है इसका 10,000। एक टिक किया था तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। वेजेस के बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा पीडी में, इसका अमाउंट है 20,000 एंड ये आउटर कॉलम में आएगा क्योंकि इसको टिक नहीं किया हुआ है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस को लिख लेते हैं पीडी में, अमाउंट इसका आ जाएगा आउटर कॉलम में क्योंकि टिक नहीं किया हुआ है। देन ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आने वाला है लायबिलिटी में, अमाउंट है 1,50,000 और इसको टिक नहीं किया हुआ है तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लेते हैं लायबिलिटीज में, इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में क्योंकि टिक नहीं है इसको। नेक्स्ट है फिर रिटर्न्स। यहाँ पे दोनों रिटर्न है, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न। ये जो पहला वाला 5,500 है ये है सेल्स रिटर्न और ये जो 3,500 है ये है परचेस रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को सेल्स में से और परचेस रिटर्न को परचेस में से माइनस कर लेते हैं। तो पहले सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, तो सेल्स रिटर्न है 5,500 और अगर 5,500 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8,35,000। देन परचेस रिटर्न को परचेस रिटर्न में से माइनस कर लेते हैं, तो परचेस रिटर्न 3,500 माइनस हो जाएगा तो परचेस बचेगा फिर 6,37,000। तो ये परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों हो चुका है। नेक्स्ट है फिर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा मेरा एसेट में, अमाउंट है इसका 8 लाख, तो इसको एसेट में लिख लेते हैं और इसको टिक नहीं है तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट में लिख लेंगे, आउटर कॉलम में आएगा इसका अमाउंट 8 लाख। देन नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी एसेट में ही आने वाला है एंड इसको भी टिक नहीं है तो इसका अमाउंट भी हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे। कैश इन हैंड अमाउंट 40,000 है। देन नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आने वाला है पीडी में, तो इसको पीडी में लिख लेते हैं, इसको भी टिक नहीं है तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। टू प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन पीडी में आ जाएगा, अमाउंट है 1 लाख। देन नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आएगा लायबिलिटी में, अमाउंट है इसका 2,80,000 एंड इसको भी टिक नहीं है तो इसका अमाउंट भी आउटर कॉलम में लिख लेंगे। प्रोविडेंट फंड आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,80,000। देन नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आने वाला एसेट में, अमाउंट है 2 लाख, इसको भी टिक नहीं है तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे आउटर कॉलम में। कैश एट बैंक एसेट में आएगा और अमाउंट लिख लेंगे आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है फिर इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, ये आने वाला है लायबिलिटी में, अमाउंट है 42,000, इसको भी टिक नहीं है तो इसका अमाउंट भी आ जाएगा आउटर कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी में लिख लेंगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा अमाउंट 42,000। नेक्स्ट है फिर ड्राइंग। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होने वाला है, तो जो नेने का ड्राइंग है वो नेने के कैपिटल में से माइनस होगा और काने का जो ड्राइंग है वो काने के कैपिटल में से
माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस कर देते हैं। नेने का ड्राइंग नेने के कैपिटल में से माइनस होगा और काने का जो ड्राइंग है वो काने के कैपिटल में से माइनस होगा। नेक्स्ट है फिर बैड डेब्ट्स है और आरडीडी। तो बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में ही आने वाला है दोनों, और ये जो आरडीडी है ये ओल्ड आरडीडी है। तो बैड डेब्ट्स है 3350 और आरडीडी है 3700। तो दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। बैड डेब्ट्स यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट में, अमाउंट है इसका 3350 और ओल्ड आरडीडी का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा एंड इसका अमाउंट है 3700, बट ये माइनस होने वाला है। तो यहाँ पे पूरा पोस्टिंग मेरा हो चुका है। अब एक एक करके एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आने वाला है। तो पहला एडजस्टमेंट है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है इसका 3,60,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी में और दूसरा इफेक्ट आने वाला है एसेट्स में। तो पहले पहला इफेक्ट पास कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी में, 4-5 लाइन छोड़ के लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 एंड दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा एसेट्स में। तो एसेट में लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 एंड सैलरीज 2,000। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस है और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला इफेक्ट वेजेस में ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का इफेक्ट सैलरी में ऐड होगा और दूसरा लायबिलिटी। तो ये कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस का वेजेस में ऐड कर लेते हैं पहले। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है यहाँ पे 3,000, तो अगर 3,000 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13,000। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी को सैलरी में ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52,000। फिर आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में आने वाला है। तो दूसरा इफेक्ट इसका लायबिलिटी में लिख लेते हैं। तो पहले हेडिंग लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और उसके नीचे लिख लेंगे वेजेस विच इज 3,000 एंड सैलरी विच इज 2,000। ये टोटल हो जाएगा 5,000। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट मोटर व्हीकल एट 5% पर एनम। तो यहाँ पे मोटर व्हीकल डेप्रीशिएट हो रहा है 5% से। तो डेप्रीशिएशन ऑन अगर मोटर व्हीकल है तो इसका पहला इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम मोटर व्हीकल और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा पीडी में। तो पहले मोटर व्हीकल से माइनस कर लेते हैं। तो मोटर व्हीकल से माइनस कर लेंगे पहला इफेक्ट, डेप्रीशिएशन बोला है 5%। तो अगर 5% हम लोग निकालते हैं 3,70,000 का तो ये आ जाएगा 18,500। फिर 18,500 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 3,51,500। फिर डेप्रीशिएशन का दूसरा इफेक्ट आ जाएगा पीडी में, दूसरा इफेक्ट पीडी में डाल देते हैं। तो डेप्रीशिएशन ऑन मोटर व्हीकल 18,500। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ ₹5,000 एंड प्रोवाइड फॉर आरडीडी एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स है 5,000 और आरडीडी है 5%। तो बैड डेब्ट्स और आरडीडी दोनों का इफेक्ट सेम ही होता है। बैड डेब्ट्स डेटर में से लेस हो जाएगा, दूसरा इफेक्ट पीडी में आएगा, और आरडीडी का भी सेम डेटर में से लेस होगा, दूसरा इफेक्ट पीडी में आएगा। तो बैड डेब्ट्स और आरडीडी दोनों भी माइनस कर लेते हैं डेटर में से। बैड डेब्ट्स था 5,000 तो डेटर में से 5,000 माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा 4,45,000। देन आरडीडी निकालेंगे 5%, तो 4,45,000 का 5% आएगा 22,250 और ये माइनस कर लेंगे तो बचेगा 4,22,750। अब ये जो बैड डेब्ट्स और ये जो आरडीडी है इसको हम लोग बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट्स और ये होता है मेरा न्यू आरडीडी। तो बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी के यहाँ पे लिख लेंगे। इसका अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं। न्यू बैड डेब्ट्स का अमाउंट था 5,000 और न्यू आरडीडी का अमाउंट है 22,250 जो यहाँ पे आया था। तो इसका टोटलिंग कर लेंगे तो ये सबका टोटल करेंगे तो आता है 26,900। तो आउटर कॉलम में लिख लेना है वो अमाउंट 26,900। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। काने विड्रू गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। काने ने अपने पर्सनल यूज के लिए 6,000 का गुड्स विड्रॉ कर लिया। तो 6,000 का गुड्स अगर विड्रॉ कर लिया तो गुड्स मेरे पास से जा रहा है तो टीसी में आ जाएगा, और अगर गुड्स इसने पर्सनल यूज के लिए लिया है तो ये उसका ड्राइंग है और ड्राइंग का इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम कैपिटल। तो पहला इफेक्ट आएगा इसका टीसी में और दूसरा आएगा लेस फ्रॉम कैपिटल। तो पहले टीसी में डाल देते हैं बाय गुड्स विड्रॉन बाय काने फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट है 8,000।
और दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा लेस फ्रॉम कैपिटल। तो काने के कैपिटल में से लेस करेंगे क्योंकि काने ने ये ड्राइंग किया है। अमाउंट है इसका 6000। तो यहाँ पे मेरा सारा एडजस्टमेंट हो चुका है, पोस्टिंग भी हो गया है, एडजस्टमेंट हो गया है, हिडन एडजस्टमेंट भी हो गया है। तब एक एक करके अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्लोज करना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को पहले क्लोज कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट का टोटल है 11,85,500। तो इसको यहाँ पे बॉक्स के नीचे लिख लेंगे 11,85,500। देन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12,01,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पेंसिल से लिखना है 12,01,000। फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है, 11,85,500 बड़ा या 12,01,000 बड़ा है। तो यहाँ पे 12,01,000 बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको दोनों साइड के बॉक्स में लिख लेना है। फिर देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे तो डिफरेंस है नहीं, दोनों सेम है। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये डिफरेंस आ गया मेरा 15,500, मतलब ये दोनों को माइनस कर लेंगे। 12,01,000 में से 11,85,500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15,500। तो ये मेरा आ चुका है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उल्टा ट्रांसफर होता है, अगर ये डेबिट में है तो ये क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,30,200। तो यहाँ पे बॉक्स के नीचे लिख लेंगे 2,30,200। देन क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 16,450। तो यहाँ पे आगे लिख लेंगे पेंसिल से 16,450। फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो 2,30,200 बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड में लिख लेंगे। दोनों साइड के बॉक्स में लिख लेते हैं 2,30,200 और यहाँ पे भी 2,30,200। फिर देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे है। तो नॉर्मली अभी तक जितना भी सम हम लोगों ने सॉल्व किया तो वहाँ पे इधर ही डिफरेंस आता था डेबिट में, बट ये पहला सम है जहाँ पे डिफरेंस जो है वो क्रेडिट में आ रहा है। देखो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस यहाँ पे क्रेडिट में। तो अगर डिफरेंस यहाँ पे है तो जो मेरा डिफरेंस आएगा उसको मैं बोलूँगा नेट लॉस। तो अगर कभी भी क्रेडिट में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको हमें बोलना है नेट लॉस। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा नेट लॉस, क्योंकि यहाँ पे लॉस होने वाला लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरा लॉस हो रहा है टोटल 2,13,750 का। अब जैसे प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देते थे दोनों पार्टनर्स में, उसी तरह से लॉस को भी दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो रेशियो देखना पड़ेगा, यहाँ पे रेशियो क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है नेने एंड काने आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4। तो रेशियो यहाँ पे 6:4। तो इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हुआ था 2,13,750, ये लॉस दोनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा और रेशियो बोला है 6:4। इस 6:4 को हम लोग और कम भी कर सकते हैं, जैसे दोनों भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 3s एंड 2 2s। फिर 2,13,750 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि नेने का शेयर है 3, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5 होगा, क्योंकि 3 + 2 5 होता है। तो नेने को लॉस मिलेगा 1,28,250। देन काने का देखेंगे तो 2,13,750 जो कि टोटल लॉस है, इंटू 2 क्योंकि काने का शेयर है 2 और डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 85,500। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं नेने को लॉस बेयर करना पड़ेगा 1,28,250 एंड काने को 85,500। फिर इस लॉस को कैपिटल में से माइनस करेंगे। जैसे प्रॉफिट होता था तो हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, बट अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से लेस करना होगा। तो कैपिटल में से लेस कर देते हैं लॉस को।
तो नेने का जो लॉस है वो नेने के कैपिटल में से माइनस होगा, और काने का जो लॉस है वो काने के कैपिटल में से लेस होगा। फिर इसका टोटल कर लेंगे, तो नेने का जो टोटल आ रहा है वो है 13,51,750। फिर काने का टोटल कर लेंगे, तो काने का टोटल आ रहा है 8,93,500। फिर ये सबका टोटलिंग कर लेंगे, तो ये सबका टोटल आ रहा है 30,24,250, और एसेट का टोटल आ रहा है 30,24,250। मतलब दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम ही आ रहा है, मतलब हमारा सम टैली हो गया है। तो दोनों साइड में लिख लेंगे सेम अमाउंट। यहाँ पे ये सम भी मेरा टैली हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।